नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब आपको ले जाता हूं माजी में आपको लेकर जाता हूं। मुशर्रफ साहब दुबई में प्रोग्राम देख रहे होंगे। मुशर्रफ साहब को एक दिन एक्साइटमेंट हुई, जोश चढ़ा। बहुत पहले की बात है, जब मुल्क के सदर नहीं बने थे। इन्होंने कहा कि मैं कारगिल में मिस एडवेंचर करूंगा। तो इन्होंने जनाब कारगिल में मिस एडवेंचर किया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि हमारे मजबूत और बाहिम्मत फोर्सेस ने यह प्रूव किया कि वो ये भी करके दिखा सकते हैं। कारगिल की चोटियों को हमने घेर लिया सर्दियों में, और इंडिया हो गया परेशान। अभी मैं ला रहा हूँ, मौजू पे ला रहा हूँ, बड़ा अहम मौजू है ये। आप लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि फिल्म है क्या। तो जनाब कारगिल की चोटियों पे हमारे फौजी पहुंच गए और उन्होंने चौकियां संभाल ली। वो चौकियां थी जहां से हिंदुस्तानी फौज जो है सख्त सर्दी के अंदर पीछे हट जाती है। हमारे बाहिम्मत और जुरतमंद फौजियों ने उन पर कब्जा कर लिया। अब इंडिया टेंशन, अब उनको समझ नहीं आया वो क्या करें। कभी जहाज उड़ाएं, बम फेंकें। अब पहाड़ की चोटी, क्या पता किधर गया बम, कहां गया। इतनी गाइडेंस सिस्टम उस जमाने में थोड़ी था। खैर सो ऑन सो फोर्थ, जो भी था वो क्राइसिस हुआ। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब थोड़े डिफेंसिव मोड पे आ गए। उन्होंने कहा जी मैंने तो पता ही कुछ नहीं कि किसने किया क्या किया, जबकि उनकी भी नॉलेज में था। मुशर्रफ साहब को भी पता था कि उन्होंने मुश्किल काम किया है। लेकिन जो भी बात है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो विड्रॉ हुई चीज़ें, जो कुछ हुआ, हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई। उन्होंने कहा ये जो कारगिल डिबेकल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने आकर हमारी पिटाई लगाई है, हमारी छितरौल लगाई है, हम इनसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है, इनको काउंटर करो। तो उन्होंने मुख्तलिफ इदारे बनाए। उसमें एक इदारा इन्होंने जो तरतीब दिया वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इदारा था। अब आया मौजू की तरफ में। उसका मकसद यह था कि बुनियादी तौर पर यह मालूमात करना कि नोटू पैसा कहां से आ रहा है, या आखिर उनके मुल्क के जो हालात, उनके भी मुल्क के हालात बिगड़ गए ना। जाहिर बात है, कारगिल के बाद बहुत सारे लोगों को शय मिल गई। असम में शुरू हो गया, नागा में शुरू हो गया, जगह जगह लोग जो हैं वो मुतहरिक हो गए, हथियार वथियार आ गए। मैं नहीं कहता कि हमारा कोई हाथ था उसमें, हमारा क्या ताल्लुक भाई, नेपाल से अगर वहाँ हथियार आता तो। खैर सो ऑन सो फोर्थ। उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने क्या काम शुरू किया कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ मवाद निकालना शुरू किया। यह है सटोरी जो यहाँ पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। हर आदमी लगा हुआ पतंग उड़ाने, यूं हो रहा है FATF, यूं हो रहा है FATF, यूं हो रहा है यूं। FATF के पास जो इंफॉर्मेशन और डेटा गई, हमारी जो फाइल तैयार की, जैसे नैब में फाइल तैयार होती है ना, तो वो आपके दुश्मनी तैयार करके भेजते हैं। कोई सरकारी अफसर होता है, उसके खिलाफ मवाद उसका अपना दुश्मनी देता है कि ये यहाँ पे पैसे खाए थे, वहाँ पे पैसे खाए थे, उस पर फाइल तैयार होती है। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ FATF का मुकदमा इंडिया ने तैयार किया पोस्ट कारगिल। स्लोली उन्होंने क्या किया कि हमारे खिलाफ मवाद इकट्ठा करके बैनुल अक़वामी दुनिया में ऐसा तस्वुर दिया कि हम दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग करते हैं। पाकिस्तान का इमेज हुआ खराब। इंडिया वाले तेज हैं, नोटू उनका टाइट उनके पास है, हमारे वाले थोड़े, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़े से बीबे हैं, उनको इतना पता नहीं है। दूसरी बात यह कि इंडिया की इजराइल से दोस्ती और इजराइल का पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे गिरफ्त। इंडिया, अफगानिस्तान, इजराइल, और पहले ईरान भी इनका दोस्त होता था। ईरान इजराइल का दोस्त नहीं था, इंडिया का दोस्त था। ईरान को छुड़ा लिया चाइना वालों ने। इन्होंने सारा डेटा इंफॉर्मेशन उगल दिया जाके दुनिया के सामने। पाकिस्तान के खिलाफ उल्टा सीधा मुकदमा जो भी बनना था बन गया। हमारे वाले तो आपको पता ही है कितने अकलमंद हैं, इनको तो पता है नहीं। वहाँ ICJ के अंदर ये गलभूषण का केस भी बिगाड़ के आ गए। वो विग वाले एक अंकल को रख लिया, जैसे ये आंटी को रखा था डिजिटल पाकिस्तान वाली को, इस तरह एक विग वाले अंकल को वहाँ ICJ में रख लिया। उसने जाके गलभूषण का केस ही बिगाड़ दिया। यहाँ गलभूषण का पता नहीं मसला आ गया, अब हर आदमी सफाइयाँ दे रहा है, हर आदमी इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट हुआ। तो ये हुआ मसला। उन्होंने जो मवाद दिया है और कंटिन्यूसली पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, ये है सिलसिला। अभी मुझे शोबा तहकीक बता रही है वो सेनेट के इजलास के अंदर वो जो इसके मुतालिक जो कानून साजी थी उस पर काम शुरू हो गया। काम क्या मतलब, जब उसका मतलब प्रोसेस में आ गया तो इसका मतलब काम शुरू हो गया। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अहमद चुनाई साहब। माजरत लंबा, आपको पता है हमेशा आप आते मुझे जोश आ जाता पता नहीं कहाँ से, तो मैंने इतनी लंबी तमीद बांध दी। सर सिलसिला बन गया, वो बता रहे कि कानून साजी हो गई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाली, मुतमईन हैं आप, क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो आना ही आना था। जो हालात थे वो यही बता रहे थे, और जो आपने एक तमहीद बांधी है वो तमहीद इस बात की गमाजी करती है कि हाँ, कुछ गड़बड़ थी पीछे, और उस गड़बड़ में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के पास जो इन्वेस्टमेंट्स आनी थी, माशी तौर पर जो हम तबाह हुए, उसकी एक बहुत सबसे बड़ी वजह यह है, इंडिया ने शायद 10 ब-10 जंग लड़ने के बजाय ये जंग लड़नी जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझी, और इस जंग में जो है जो कुछ इंडिया ने किया है वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान ने नहीं किया वो भी पाकिस्तान के खाते में डाल दिया गया, और जो पाकिस्तान ने हक़ की खातिर काम किए हैं उसको भी गलत अंदाज में, गलत रंग में पेश कर दिया गया। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दी का ऐसा शिकार रहा है पिछले 12 सालों के अंदर कि जिसमें बड़े बड़े वाक़यात हुए, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस, इन सब के पास जो दहशतगर्दी हुई है, इन सब के पास, सबके यहाँ जो हादसात हुए हैं, ये किस बात की गम्माजी करते हैं। हमने शायद उसकी लॉबिंग नहीं की सही मानों में, हमने उसको सही एनालाइज नहीं किया, हमने अपना मुकदमा जो है वो आगे काउंटर नहीं पेश किया कि भाई ये अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है तो ये कहाँ से हो रही है, ये असला कहाँ से आ रहा है, ये फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, क्या ये पाकिस्तान ही खुद फाइनेंसिंग कर रहे हैं अपने लोगों को मारने के लिए? यकीनन नहीं। ये फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग है कि जो इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ये फाइनेंसिंग करवा कर ये टेररिज्म फैला रहा है। ये गलभूषण भी तो उसी सिलसिले की कड़ी है। बिल्कुल, ऐसे सैकड़ों गलभूषण शायद होंगे जिसका हमें पता तक नहीं है, और हमारी इंटेलिजेंस के इदारे जो है वो उस तक नहीं पहुंच पाए। हम में से ही हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं जो ये काम करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आज ये वक्त आ गया है, ये कानून साजी अपनी जगह पर है, कानून साजी के लिए मजबूर भी किया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती गई, लेकिन मैं समझता हूँ हकीकत में अगर सही मानों में देखें तो इस कानून साजी के अंदर हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, और हमारे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना। नुकसान उनको ही पहुँचना है कि जो उल्टा ये काम करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो ये टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चेहरे जो है वो बेनकाब हो जाएंगे। पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को अंदर से ही पाकिस्तानी होते हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपने बड़े अहम नुक्ते पर बात की। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात ये हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाब जो उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया, हो सकता है उसमें वो खुद ही फंस जाएं। सारी दुनिया जानती है कि इंटरनेशनल हवाला और हुंडी का बिजनेस जो है वो बुनियादी तौर पे उसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कहाँ है सारी दुनिया जानती है। और ये बिज़नेस शुरू कहाँ से हुआ था और कौन लोग किया करते थे ये भी लोगों को पता है, और इसके जो लिंक बनाए थे ग्लोबली ये भी वहीं से ही ताने बाने मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। क्यों भाई चिनाई साहब, गलत बोल रहा हूँ? तारीखी तौर पर वहीं से ताने बाने मिलते हैं ये इलीगल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के। क्या भाई दुनिया ये बात जानती है कि जितनी बड़ी ये सारे जितने गैर कानूनी काम है, चाहे वो हुंडी के हों, चाहे सट्टे के हों, चाहे ये बैटिंग चल रही है दुनिया भर में, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स पे चल रही हो, किसी भी मौजू पे चल रही हो, जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी ओरिजिनेशन कहाँ है, कहाँ से हम सीख कर आए हैं, दुनिया ने कहाँ से ये काम सीखा? ये सारा इंडिया से सीखा है। तो आज हम पाकिस्तान को ब्लेम करने की बात करते हैं? ये इतने बड़े बड़े नेटवर्क हैं कि आपकी सोच है, ये नेटवर्क दुनिया के हर ममालिक में बैठे हुए हैं, चाहे वो यूरोप हो, USA हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी बड़े आज़म हो, ये सारी जगहों पे बैठे हुए हैं, और आपको जैसे चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो, इससे बेहतर चैनल कोई नहीं मिल सकता। सर इलीगल बैटिंग की जो आपने बात की जी, इसका आगाज़ वहीं से हुआ ना? आगाज़ क्या, वो बर्थ भी वहीं की है और फल फूल भी वहीं रहा है। पाकिस्तान अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट नजर आता है तो ये छोटे छोटे प्यादे हैं। नहीं, वो बंदा कहीं पर भी हो लेकिन काम तो उसका वहीं हो रहा है ना। देखिए, हमने तो कह दिया मदरबोर्ड इंडिया में अंदर है, और मदरबोर्ड वहीं से सारा काम होता है। ये पाकिस्तानियों को इल्ज़ामात देते हैं, अपनी गर्दन नहीं देखते, अपना गिरबान नहीं देखते कि अपने गिरबान में क्या हो रहा है, और सारी सब वही लोग मौजूद हैं। हम सिर्फ शोर मचाते हैं, लेकिन हम दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस के अंदर या जुडिशरी के अंदर ये बात नहीं साबित कर पाते कि भाई ये कहाँ से आया है। सर ये करप्शन जो बोलते हैं, आप भी जानते हैं करप्शन का पैसा पाकिस्तान में बहुत करप्शन है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर बहुत करप्शन है, कोई शक नहीं है।
लेकिन इंडिया में करप्शन कोई कम नहीं है। आपको पता होगा इंडिया की सीबीआई जब छापे मारती है, वजीर इनके अपने जो मंत्री कहते हैं लोग, मंत्रियों के घर छापे मारती, दीवारों में से पैसे निकालते, सोने की ईंटें निकालते हैं। आप दीवारों की बात करते हैं, वहाँ तो बिस्तरों के अंदर, तकियों के अंदर और इतने बड़े बड़े पैसे निकलते हैं कि आपकी सोच है। और ये सारा कैश चाहे वो इंडियन रुपीस में हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी करेंसी में हो, गोल्ड में वहीं मौजूद है। हाँ। बिल्कुल गोल्ड में भी हो, और ये सारा काम वहीं से रोल आउट होता है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल जुडिशरी की आंखें अब खुलनी चाहिए। उनको इंडिया को भी जो है वो टारगेट करना चाहिए। तो गलत पैसा सर ये तो नहीं देखेगा कि सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। भाई वो पैसा जहां लगेगा, जाहिर बात है, जब ये कहते हैं कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी को पैसे फनल हो रहे हैं, तो टू बी वेरी फ्रैंक, वो जो करप्शन का पैसा होगा, धोखाधड़ी का पैसा होगा, इंडिया का बदउनवानी का पैसा होगा, वो जब आगे कहीं लगेगा तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि मैं सही जगह लग रहा हूँ या गलत जगह लग रहा हूँ। पैसे का तो कोई ईमान नहीं होता। बात ये है कि ये डॉन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। हाँ। ये इंडियन मीडिया जो कुछ दिखाता है, इंडियन फिल्में जो कुछ आप देखते हैं, जो जिसको आप हिंदी फिल्में कहते हैं, उसके अंदर ये ट्रू पिक्चर डिपिक्ट होती है कि वहाँ पर कितना जुल्म होता है, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, वहाँ पर कैसे रिश्वत का पैसा लिया जाता है, और वहाँ पे कैसे लोग जो है वो फूलते पलते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उसके आगे पीनट से कुछ भी नहीं है। ये 99% जो है ये सारा सब कुछ इंडिया के पास से है, और इंडिया को जो है वो दुनिया को देखना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ नजर इसलिए उठाते हैं कि शायद पाकिस्तान की जो मार्केटिंग है सोशल मीडिया की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, बहुत वीक है। हाँ, हम वो गोरी बच्ची को लेकर आ गए, उससे कीकी डू यू लव मी करा रहे हैं पीआईए के जहाज पे। आप देखो वो उसी के ऊपर वो बन गया। अब आपके सामने क्या लिखे सर, पब्लिक इमेज ये लोग सही से प्रोजेक्ट करते नहीं है ना। 4 गोरे बुला के अब दिखा देते हैं पाकिस्तान में फॉरेनर आ गया। सर हम लोग फ्रेंडली लोग हैं, आप ये बात मानो। हमारे यहाँ किसी भी दावत पर कहीं पर भी गोरा आता, हम कितना उसको वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। जो बंदा सिफारतकार पाकिस्तान आया यहाँ से, वो कहता है मैं जाना नहीं। आप गवाएं इस बात की? बिल्कुल, वो कहता है मैं यही रहूंगा। आप इनको जो इज्जत मिलती है, मैंने भी देखा है, मैंने लोगों से पूछा भी है, और ये कहते हैं कि जो इज़्ज़त हमें पाकिस्तान में मिली है, जो सोशल लाइफ हमें पाकिस्तान में मिली है, साफ़ सुथरी सोशल लाइफ इंडिया की तरह नहीं है, वो शायद कहीं भी उनको नहीं मिलती। और लोग इज़्ज़त भी करते हैं, लोग जो है वो उनको अपने घरों पे बुलाते भी हैं, उनको तोहफे ताइफ भी देते हैं, और पाकिस्तानियों को एक लैंडमार्क बनाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये यहीं तक महदूद हो जाता है। मैं जब ये कहता हूँ ना आपसे बड़े उस पर कि जो पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं, पाकिस्तान को एक तबाहल मुल्क कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा, मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं या ना लिस्टेड हैं, इन तमाम के अगर आप रेवेन्यू जनरेशन देखें ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतने प्रॉफिट्स पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया में कहीं भी नहीं बना सकती। और आप देखो मेयार पे भी ज्यादा नहीं पूछ रहे। नंबर 2, ये कंपनियां पाकिस्तान की कभी भी अच्छी बात दुनिया में नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसकी मैं आपको वजह बताऊं। उसकी वजह यह है कि अगर ये दुनिया में अच्छी बात करने जाएंगे तो इनके कंपेटिटर्स पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान में एक फ्लड गेट आ जाएगा, और इस फ्लड गेट को रोकने के लिए वो पाकिस्तान की नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगी, ताकि उनका हमेशा से यहाँ पर एक सिक्का कायम रहे, उनकी मोनोपोली कायम रहे, और उस मोनोपोली में वो प्राइसेस को जैसा चाहे जो है ले जाएं, पाकिस्तानियों से खून चूसे, हायर प्राइसेस अपनी कंज्यूमर आइटम को देकर, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल, और ये पैसे बाहर लेके चले जाएं। आप देख लेना मल्टीनेशनल कंपनीज, मैं नहीं कहता, स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड कहता है, एससीसीपी का रिकॉर्ड कहता है। मजे की बात आप देखें कि हम उसको बाहर वाली जो आने वाला आदमी उसको वर्जन मार्केट दे रहे हैं बहुत सारी चीजों में। हम आपने जैसे अभी कहा मल्टीनेशनल के मजे हैं, एफएमसीजी मार्केट हमारी ओपन है, जबरदस्त है। मेरे ख्याल कितनी होंगी, 4-6 कंपनियां आपस में कंपीट कर रही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, गिनती की उंगलियों पे हैं। कुछ भी नहीं, उंगलियों पर हैं, और वो बैठकर बेइंतहा पैसा, बेतहाशा पैसा कमा रही हैं, और उस बेतहाशा पैसे को बाहर ले जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में एक्सपेंशन करते हैं, पाकिस्तान की बुराइयाँ करते हैं, पाकिस्तानियों से मराद लेते हैं, यहाँ पे LTF भी लेते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस भी लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, और इतनी मराद के बाद पाकिस्तान में अगर वो पैसा कमाते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई कमाल नहीं करते हैं। कमाल नहीं, वो पाकिस्तान का कमाल है कि पाकिस्तान उनको प्रॉस्पर करवा रहा है। तो हमें चाहिए कि उन कंपनियों को भी कुछ एम्फसाइज करें कि साहब आप, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कोई चर्चा क्यों करेंगी, उनके कंपेटिटर आज पर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखें।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हो मैंने तो सोचा था कि ये महदूद होगा, लेकिन अहमद चिनाई साहब ने तो इसके बहुत सारे सफ़े इस किताब के जो हैं वो फाड़ फाड़ के मुझे दिखाए कि साहब ये भी देखें, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अब मैं चाहता हूँ बैनुल अक़वामी दुनिया ये भी देखे, और मैं चाहता हूँ इसको एक नैरेटिव तैयार किया जाए। ये हमारे मुल्क के अंदर जो सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं, इनको नैरेटिव तैयार करना चाहिए। अहमद चिनाई साहब के पास आकर बैठे, मारूफ शख्सियत हैं, इन्होंने जो पॉइंट्स बताएं प्रोग्राम में, मेरे ख्याल उसके अलावा भी इनसे डायरेक्शन लें, इनसे ब्रीफ लें। कैसे पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट करना चाहिए कि आप हमें ब्लेम कर रहे हो यार, आप वहाँ तो देखो इंडिया की तरफ के, वहाँ फाइनेंशियल करप्शन किस सतह की हो रही है, वहाँ पर वायलेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, बैनुल अक़वामी सतह पर जो मालियाती या ज़र्री जो निज़ाम है उसकी देखो तो सही ना। आप हमें ब्लेम करते हो, गलतियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं ये कह दूं आई विल बी अ लायर इफ आई से कि हमारे यहाँ गलतियाँ नहीं हैं एंड वी शुड नॉट करेक्ट आवर रॉन्ग्स हैं। अहमद चिनाई साहब, इसमें कोई बुराई नहीं कि मैं अपनी इस्लाह कर लूँ, लेकिन मैं दूसरे की भी तो बताऊँ ना कि वो क्या कर रहा है, क्या कहते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जब मुकदमा लड़ने की बात कर रहे थे तो हमने आज तक कश्मीर का मुकदमा जो है वो सही अंदाज में नहीं लड़ा कहीं भी। ये सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट को मैं ब्लेम नहीं दे रहा, ये मुतवातिर जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं और जो कुर्बानियाँ कश्मीर के लिए पाकिस्तानियों ने दी है, पाक अफवाज ने दी है या कश्मीरी मुजाहिदीन ने दी है, वो बेदरे कुर्बानियाँ हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम उनका मुकदमा कहीं किसी फोरम पर नहीं लड़ सके। और यही बात आज FATF में आती है कि जब पाकिस्तान में फाइनेंशियल टेररिज्म के ख़िलाफ़ बातें हुई पूरी दुनिया में, तो उसका मुकदमा जब FATF में हमें लड़ना था, इंटरनेशनल कोर्ट्स में लड़ना था, कुलभूषण यादव की सूरत में भी और दूसरे अवामिल की सूरत में भी, तो शायद हमें कामयाबी नहीं हो सकी, जैसा कि आपने कहा। और ये कामयाबी ना होना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी है। हमें इन कमज़ोरियों को देखना चाहिए, इन चीज़ों को जो है वो एक जगह जमा करना चाहिए और अच्छे स्टेट्समैन जो हैं वो दुनिया के सामने लेके जाने चाहिए। सर आप देखें, ये है हमारा पाकिस्तान, देखें आप फेडरेशन, ये है इंडिया। फेडरेशन की सियासत में भी अगर आप देख लें, स्टॉक एक्सचेंज की भी, अभी तो ब्रोकरों का इलेक्शन भी हुआ है, मेरे ख्याल उस सियासत में भी आप मुतारिक रहे होंगे। लेकिन ये जो है ना, देखें आप इंटरनेशनल स्टेज में आपने जहाँ देखा होगा, इंडियंस जहाँ आते हैं वो ये मुकदमा लेकर आते हैं, चाहे वो हमारे दोस्तों रात में हमारे साथ डिनर करें, खाना खाएं, लेकिन सुबह प्रेजेंटेशन के अंदर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। देखिए, बिला वो करते हैं ना, ये बिला ये बताएं। बिल्कुल, ये हुब्बुल वतनी है और ये हुब्बुल वतनी हम में भी मौजूद है। हमें भी मौका मिलना चाहिए कि हम पाकिस्तान का मुकदमा उस फोरम पर लड़ें, हम पाकिस्तान के लिए बात कर सकें। देखिए, 19-20 हर जगह पे हो जाता है। हम नहीं कहते कि 100% पाकिस्तान परफेक्ट है, लेकिन बाय एंड लार्ज 99% पाकिस्तान में मुहब्ब वतन है। और इस मुहब्ब वतन जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम में जो है वो कोई गलती ना हो और हम दुनिया में जो है वो सुरखरू हो जाए। अल्टीमेटली इंडिया में अगर देखें तो जब मैं यहाँ 99.9% की बात करता हूँ तो इंडिया में एक बड़ी परसेंटेज है जो ये गलत काम वहाँ कर रही है, लेकिन बाकी जो परसेंटेज है जो वो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दुनिया के सामने लेके जाते हैं तो उसको बड़े मौसर अंदाज में लेके जाते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास भी वो स्टेट्समैन हो, हमारे पास भी वो लोग हों जो पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर लड़ें, अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ कर। ये भूल जाएँ कि जी हमें इंडिया से कोई बेनिफिट मिलेगा या खुदा न खास्ता हम पे कहीं पाबंदियाँ लग जाएंगी, लग जाएँ, लेकिन मुल्क और कौम के लिए जो है वो अपना ज़मीर ना बेचें और अपने ज़मीर के मुताबिक जो पाकिस्तान का सही हक़ है उसके मुताबिक बात करें। अच्छा, यहाँ पर अब चूँकि हमने सख्त बातें कर ली, हम थोड़ी बातें भी करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। वो एक फ़िल्म थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। मैं इत्तेफाक करूँ ना करूँ, एक अलहदा बात, अच्छे और बुरे। तो जो अच्छे लोग हैं, और यहाँ के भी अच्छे लोग हैं, यहाँ पर भी बुरे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे और बुरे लोग। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि हम कैसे रिश्ता कायम करें अच्छे लोगों का अच्छे लोगों से। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा जी, अब वक्त है कम, अब बात कर ले थोड़ी मईशत की। अहमद चिनाई साहब आए हैं। अहमद चिनाई साहब, अब सिनारियो आपको क्या लगता है कि कंटिन्यूटी रहेगी जो ये 3-4 महीने गुजरे, या आपको दिख रहा है कि कोई नई चीज़ जो है मंजर आम पे आने वाली है, या कोई इंटरनेशनल सिनारियो को चेंज होने वाला है, या बिज़नेस का सिनारियो को चेंज होने वाला है? जी देखें, पिछले 3-4 महीने तो कोविड में जो है वो गुजर गए हैं और जो मैं समझता हूँ
कंपनीज़ हैं, जो मईशत का एक कोई धचका लगा है, वो एक बहुत बड़ा धचका है। मतलब आप इससे भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी एवरीथिंग वाज ऑल राइट। चीज़ें बिल्कुल ख़राब थी, इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई थी, प्रोडक्शन नहीं हुई, लोगों की कंजम्पशन नहीं हुई, और एक अजीब सा सिनारियो आ गया। आप ऑयल इंडस्ट्री देख लें, आप पाकिस्तान की कोई भी इंडस्ट्री, इंटरनेशनली कोई भी इंडस्ट्री देख लें, लेकिन बाय एंड लार्ज अब जबकि ये बादल छट रहे हैं, मेरे हिसाब से 70% शायद हम कोविड से फारिग हो चुके हैं, 30% इम्पैक्ट आज भी मौजूद है, और कोशिश ये की जाए कि ये 30 का 32 ना हो, 28 हो जाए, 25 हो जाए, बतदरीज कम हो जाए। तो तगोद इसी में है। तो अब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। ज़ाहिर है काम बढ़ रहा है, जो पिछले 2-3 महीने कंजम्पशन नहीं हुई, वो कंजम्पशन जो है वो अब हो रही हैं, उनके लेवल्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो आगे का प्रोस्पेक्ट हम बेहतर देख रहे हैं। लेकिन ये 2 क्वार्टर जो हैं, अगर हम ये देख लें कि अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर, ये 2 क्वार्टर जो है, अप्रैल टू जून तो बिल्कुल ही ख़राब गुजरा है, जुलाई टू जून जो है वो बतदरीज बेहतर होगा, लेकिन ऑप्टिमम जो है वो हम लास्ट क्वार्टर में जाएंगे, दैट वुड बी द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020, और उसमें हम बड़ी अच्छी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दुनिया भर में ट्रैवल आसान हो जाएंगे, पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटीज़ पे आ जाएंगी। लेकिन इसमें एक नया सबक मिल गया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो इतना बड़ा सफ़र किया है कि शायद वो दोबारा रिकूप ना हो सके। लेकिन इसको आप माशी तौर पे इस तरह देख लें, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स देखेंगे तो किसी का डाउनफॉल जो है वो किसी का अपसर्ज हो जाता है। आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ की जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एयरलाइन हो गई, टूरिज़्म हो गए, ये बहुत ही सस्ते दामों लोगों को मैसर हो जाएंगी। लोग अपने आप को, जी बिल्कुल, लोग अपने आप को, तेल भी सस्ता हो गया काफी, लिक्विडेट करना चाहेंगे। तो जो लोग लिक्विडेट करना चाहेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि जिनके पास हार्ड कैश पड़ा हुआ है और वो उसमें डाल दें और